हेलो नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज है 11 दिसंबर 2020 और 11 दिसंबर 2020 के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी क्वेश्चनों को इस सेशन में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ में जो भी उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं उन सभी को भी साथ साथ में डिस्कस करेंगे। और ये जो क्लास है ये आपकी एसएससी, रेलवे, बैंक या जितने भी आपके प्रतियोगी परीक्षा उन सभी के लिए कैसी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास हो जाएगी। इसके साथ साथ में जो भी पीडीएफ के लिए आप लोग जो चैनल पाठशाला विद गौरव टेलीग्राम चैनल है वहाँ से उसको ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करने के साथ साथ में पीडीएफ को डाउनलोड करके आप रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो और इसके साथ साथ में जो साथी आगे बढ़ने से पहले जो साथी बिल्कुल ही चैनल पे बिल्कुल ही नए हैं वो सबसे पहले नंबर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे जिससे कि आप लोगों को डेली की अपडेट यहाँ से मिलती रहे। तो देखते हैं आज का हमारा जो फर्स्ट प्रश्न है वो कौन सा है। यहाँ पे फर्स्ट प्रश्न यहाँ पे बात हो रही है विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया गया। तो अब जरा इसकी बात कर लेते हैं कि आखिर ये कब मनाया गया, इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको सभी को साथ में समझेंगे। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में विश्व मानवाधिकार दिवस है वो कब मनाया गया। तो आप लोगों को पता है ये मनाया गया है 10 दिसंबर को। कब मनाया गया है? 10 दिसंबर को इसको मनाया गया है, ठीक है। सभी साथियों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि विश्व मानवाधिकार दिवस है वो कब मनाया जाता है। वो हर साल मनाया जाता है 10 दिसंबर को ये मनाया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इसका और क्या क्या इसके मुख्य फैक्ट हो जाएंगे उसको भी जरा साथ में समझ लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे इसकी बात करते हैं कि इस साल 2020 की जो थीम है उस थीम क्या है, 2020 की जो थीम है वो कौन सी है, तो क्या हो जाएगी रिकवर वेटर स्टैंड अप फॉर द ह्यूमन राइट्स। यहाँ पे ठीक है, रिकवर वेटर और स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को साथ में याद रखनी है क्योंकि जो भी जितने भी एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे जितने भी थीम से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो सभी क्वेश्चन आप लोगों को स्टार बना के उनको नोट डाउन जरूर कर लेना क्योंकि एक या दो हर एग्जाम में आपको थीम देखने को मिल जाती है, ठीक है। इसके साथ साथ में अगर हम इसकी और बात करते हैं तो ये जो मानवाधिकार दिवस है ये 1948 की यहाँ पे बात हो रही है। इसी दिन से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा UDHR की यहाँ पे अंगीकृत किया था। तो ये भी साथ में सभी साथियों को याद रखना है कि ये इसकी अगर घोषणा की जाएगी तो कब से हुई थी, 1948 से इसकी घोषणा की गई थी। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि UDHR आखिर क्या है या इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पे नस्ल हो गया, रंग हो गया, धर्म हो गया, लिंग हो गया, भाषा हो गया, अन्य दर्जे की परवाह किए बिना मानवाधिकारों को वैश्विक विद्वान घोषणा करने का दस्तावेज यहाँ पे बनाया जाता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पे क्या है, यहाँ पे किसी भी तरीके से भेदभाव नहीं किया जाता और पूजा लिंग से हो चाहे भाषा से हो या जन्म से किसी भी कहीं का भी हो सकता है। तो ये मानवाधिकार के रूप में इसको ये मनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बात करें इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे। यहाँ पे ये आपकी क्या है इंग्लिश में इसका नाम हो जाएगा। इसके साथ साथ में अगर और इसकी बात करते हैं तो ये कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ये भी सभी साथियों को पता याद हो गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2021 सिंगापुर में होगा। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है ये आपका 2021 में कहाँ पे मनाया जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2021 में ये कहाँ मनाया जाएगा, सिंगापुर में इसको मनाया जाएगा। तो इसके भी साथ में सभी साथियों को याद हो गया होगा कि आप लोगों को किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं इस तरीके से याद करने होते हैं। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डे है ये 2021 में कहाँ मनाया जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, सिंगापुर इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब जरा इसके मुख्य फैक्ट को भी साथ में समझ लेते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है कि ये आखिर कब से कब तक मनाया जाएगा। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे 13 से 16 मई 2021 के सिंगापुर में ये आयोजित किया जाएगा। तो ये भी साथ में आपको डेट भी साथ में याद रखनी क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि वो डेट भी आपसे पूछ लेता है कि जो आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डे है ये कब से कब तक मनाया जाएगा। तो वहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 13 से लेकर 16 मई 2021 तक इसको मनाया जाएगा। ये भी सभी साथियों को यहाँ पे बात याद रखनी। इसके साथ साथ में अगर और बात करते हैं ल्यूसन वर्गन स्टॉक स्विट्जरलैंड में ये होनी है। तो ये कहाँ पे, अगर आपसे पूछे सिंगापुर में कहाँ पे हो जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, ल्यूसन वर्गन स्टॉक स्विट्जरलैंड में यहाँ पे होने वाली है, ठीक है। कौन से यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो आपका मनाया जाएगा वो कब होगा, इसकी वार्षिक बैठक कब होगी, तो ये आपकी सिंगापुर में होगी 13
13 से लेकर 16 मई 2021 के बीच में ये होनी है। अगर इसकी हम और फैक्ट की बात करते हैं तो 1971 में इसकी स्थापना होती है। मैंने क्या बताया, अगर आपसे पूछ ले कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डे की स्थापना कब होती तो आंसर क्या हो जाएगा, 1971 इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगर इसके और फैक्ट की बात करते हैं, इसकी स्थापना के बाद यह दूसरी बार होगा जब फोरम स्विट्जरलैंड के बाहर आयोजित किया जाएगा, और ये 2002 में न्यूयॉर्क में ऐसा हुआ था। तो ये दूसरी बार ऐसा हो रहा है जब ये स्विट्जरलैंड के बाहर न्यूयॉर्क में 2002 में कब हुआ था, तो 2002 में न्यूयॉर्क में हुआ था। ये भी आप लोगों को साथ में याद रखनी है। अब इसी से क्वेश्चन एक रिलेटेड और आपको ये याद रखना है कि ये 2022 में स्विट्जरलैंड के दावोस में होगी। तो 2022 का भी आप लोगों को साथ में याद रखना है कि 2022 का कहाँ होगा, तो ये स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। ये भी आप लोगों को याद रखनी है। अब अगर इसकी देखो बात आपकी क्या हो रही है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डे की बात हो रही है, तो इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, कोलांगने स्विट्जरलैंड इसका मुख्यालय हो जाएगा। अगर इसके हम संस्थापक की बात करें तो क्लाउस श्वाब इसके संस्थापक हो जाएंगे। तो सभी साथियों को पूरे क्वेश्चंस हैं, उन सभी क्वेश्चन से कितने और सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी को मैंने क्या कर दिया है, आपको डिस्क्राइब कर दिया, पूरी बात को एक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप लोगों को ये सेशन हमारी जो मेहनत है वो हम कर रहे हैं, अगर वो समझ में आ रही है तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट बिना कहे ही कर दीजिए। ठीक है, समझ में आ गया। तो आप क्वेश्चन अगर ऐसे पूछ लिया जाए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डे जो अभी है सिंगापुर में मनाया जा रहा है, वो कब आपका मनाया जाएगा, 2021 में मनाया जाएगा। ये कब से कब तक होगा, 13 से 16 मई के बीच में होगा। और अगर इसकी बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय क्या हो जाएगा, कोलांगने स्विट्जरलैंड इसका मुख्यालय हो जाएगा। और अगर इसके संस्थापक की बात करें, संस्थापक कौन हो जाएंगे, क्लाउस श्वाब यहाँ पे संस्थापक हो जाएंगे। तो सभी साथियों को पूरा जो कॉन्सेप्ट था वो सभी आपको पूरा का पूरा मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। सभी साथियों को आई थिंक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने पॉलिसी ऑन स्कूल बैग 2020 यहाँ पे जारी कर दिया है। समझ में आ गया। तो अब क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि पॉलिसी ऑन 2020 जो बैग है ये अभी हाल ही में किसने जारी किया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो होते हैं उन्हीं ने क्या किया, आपका पॉलिसी ऑन बैग 2020 यहाँ पे जारी कर दिया है। तो अगर देखो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक बता दूं कि आखिर इसमें क्या है। देखो पॉलिसी ऑन बैग से मतलब यहाँ पे है कि जैसे आपने देखा होगा कि चाहे वो 3rd क्लास का हो, चाहे 4th क्लास का हो, या जो भी स्टूडेंट होते हैं 1 से लेके 5 तक, अगर हम बात करें यहाँ पे 1 से लेके 5 तक, तो 1 से 5 पहले ये 1 से 5 तक था, लेकिन अब इसको बढ़ाकर क्या कर दिया, 1 से लेके 10 तक कर दिया गया। इतनी सारी जो बुक्स होती थी उन बुक्स को कम करने का यहाँ पे कम करने को बोला गया। तो उसी कुछ वही टॉपिक है, उसी को आप ध्यान से समझेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो पॉलिसी ऑन बैग का मतलब समझ गए, और इसको अभी जारी किसने किया, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो हैं उन्हीं ने इसको जारी किया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो सिफारिश के बाद में एनसीईआरटी के अनुसार नियमित आधार पर जांचने की यहाँ पे आवश्यकता बताया है। और मैंने आपको क्या बताया, कक्षा 1 से लेकर 10 तक के छात्रों के स्कूल बैग का वजन शरीर के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने आपको क्या बताया कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं 10% से अधिक यहाँ पे वजन नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मान लो सपोज दैट किसी भी बच्चे का जो वजन है, किसी भी बच्चे का वजन मान लो सपोज 50 किलो का, मान लिया एक तरीके से कि 50 किलो है, तो अगर उसका 10% आप निकालोगे तो 10% उसका कितना हो जाएगा, 10% उसका 5 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि 5 किलो से अगर कोई भी बच्चा 50 किलो का है और उसका 5 जो बैग है वो 5 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और तक कोई गृह कार्य नहीं होना चाहिए, मतलब इसके साथ साथ में कोई भी गृह कार्य इनको नहीं दिया जाना चाहिए। तो ये सब पॉलिसियाँ चेंज हो गई है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है कि पॉलिसी ऑन स्कूल बैग है ये अभी हाल ही में किसने जारी करी है, तो आंसर क्या हो जाएगा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बात कही है, कक्षा 1 से लेके 10 तक के जो विद्यार्थी हैं उनका जो वजन है, वजन के अकॉर्डिंग 10% से जो वजन बैग का होगा वो यहाँ पे नहीं ले जा सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ में अगर हम इसकी और बात करें तो बैग जो होना चाहिए वो गद्देदार और समझ पेटियों के साथ में हल्का होना चाहिए। जैसे क्या होता कि जो बैग होगा कुछ इसमें क्या नाम गद्दे टाइप के आपके पीछे टाइप का लगा होगा, जिससे कि आपकी रीढ़ की हड्डी हो उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये भी इसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ में अगर हम और बात करें तो प्रत्येक पाठ्यक्रम का वजन प्रकाशकों द्वारा उन्मुद्रित में भी किया जा सकता है। तो ये भी आप लोगों को यहाँ पे बात कही है, जो भी इसके राइटर होते हैं, जो भी प्रकाशक होते हैं, जो भी उन पुस्तकों को छापते हैं, तो उनको यही बात बोलेगी कि आप बहुत इतने
पतले मतलब जो पेज होगा उसका पतला रखें, या उनको जो मुद्रित किया जाएगा उनको आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की यहाँ पे ज़रूरत है। ठीक है, बात समझ में आ गई। या जिस तरीके से होता क्या है कि मोटी सी दफ्ती लगा देते कवर में, तो वो सब चीज़ों को ध्यान में रखा यहाँ पे गया है। तो आपको सभी साथियों को यहाँ तक समझ में आ गया। पॉलिसी ऑन बैग स्कूल जो है ये आपका 2020 में लॉन्च हो गया है। लॉन्च किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है, कैबिनेट निःशुल्क सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क की स्थापना को दी है मंजूरी यहाँ पे। अब जरा इसको भी समझ लेते हैं। अब यहाँ पे बात हो रही है कि अब क्वेश्चन देखो आपसे कैसे पहले नंबर पूछा जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क की जो स्थापना की है वो मंजूरी दे दी है, तो किसने मंजूरी दी है? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? कैबिनेट ने इसकी क्या है? मंजूरी दे दी है। तो क्वेश्चन देखो आपसे किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। आप लोगों ने अगर डिटेल से पढ़ा है तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन को करके आ सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क की शुरुआत की स्थापना भी किसने इसको मंजूरी दे दी है? तो आंसर क्या हो जाएगा? कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है। तो यहाँ पे बात हो रही है, इसकी जरा आप मुख्य फैक्ट को भी समझ लेते हैं। यहाँ पे बात हो रही है पीडीओए की। तो पीडीओए का मतलब क्या होता है, जरा इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पे बात क्या हो रही है? पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेट से, यहाँ पे समझ में आ गया। पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेट यहाँ पे द्वारा सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क की स्थापना जो की जा रही है वो डॉट्स के प्रस्ताव को मंजूरी दी जाती है। सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क के माध्यम से ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं को प्रसार तेज किया जा सके, तो इसका भी आप लोगों को साथ में ध्यान रखना है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम और बात करते हैं तो पब्लिक डेटा ऑफिस जो है पीडीओ के माध्यम से सार्वजनिक वाईफाई सेवा जो है ये इसका शुरुआत करेगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी साथियों को। अब इसके साथ साथ में अब यहाँ पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि इसको जो नाम दिया गया है, ये भी आप लोगों को इसका जो नाम है वो भी बहुत अच्छे से याद रखना। क्या नाम है? पीएम बानी इसका नाम दिया गया है। ठीक है, क्या नाम दिया गया? पीएम बानी। तो आपसे ऐसे भी पूछा जाएगा कि पीएम बानी जो है ये किससे संबंधित है? तो क्या आ जाएगा? निःशुल्क वाईफाई सुविधा है ये उससे संबंधित हो। तो क्वेश्चन देखो किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं मिलता, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन मिलता जरूर है अगर आपने डिटेल से पढ़ा है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं, पीएम बानी को इकोसिस्टम पीडीओ एक प्रदाता पीडीओ के सेंट्रल रजिस्ट्री के साथ द्वारा संचालित किया जाएगा। तो ये एक संस्था है, एक तरीके की पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीमेंट है। इसके तहत क्या है, इसको शुरुआत को मंजूरी दे दी गई है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को साथ में याद रहेगा कि निःशुल्क जो सार्वजनिक वाईफाई सेवा है उसकी स्थापना की मंजूरी कर दी गई है। तो वो किसके द्वारा की गई? कैबिनेट के द्वारा जारी की गई है, और इसका नाम क्या रखा गया? पीएम वानी इसका नाम रखा गया। ठीक है, सभी साथियों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब जरा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है, पार्थिव पटेल ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा यहाँ पे कर दी है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि आपसे जो अभी आप ऐसे पूछा जाएगा, क्रिकेट के सभी प्रारूपों से अभी हाल ही में किसने संन्यास की घोषणा कर दी है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? पार्थिव पटेल इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। सभी साथियों को आई थिंक पूरी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, अगर आप लोगों को सेशन समझ में आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक करना है, शेयर करना है, और कमेंट करके तो जरूर आप लोगों को डेली की डेली बताना ही है। ठीक, समझ में आ गया। अब आगे जरा बढ़ते हैं, इसके मुख्य फैक्ट को समझ लेते हैं। यहाँ पे भारत के, अब यहाँ पे देखो क्या होगा, ऐसे भी इस क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो पार्थिव पटेल हैं ये क्या थे? मतलब जो इंडिया के टीम में खिलाड़ी तो थे, लेकिन इनका क्या थे? फील्डर थे या क्या नाम बैट्समैन थे, या फिर वो विकेट कीपर थे? सभी साथियों को पता है ये क्या थे? विकेट कीपर थे। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब देखो इसको फैक्ट को भी समझ लेते हैं। भारत के विकेट कीपर बल्लेबाज भी थे, विकेट कीपर भी थे। जिस तरीके से धोनी है उसी तरीके से पार्थिव पटेल भी थे, जैसे वो विकेट कीपर भी हैं और बल्लेबाज भी हैं। तो पार्थिव पटेल ने 35 वर्ष की उम्र में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास यहाँ पे ले लिया। सभी प्रारूपों से मतलब यहाँ पे क्या है कि T20 हो गया, चाहे आपका वनडे हो गया, और चाहे आपका टेस्ट मैच हो, सभी प्रारूपों से इन्होंने संन्यास ले लिया है। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम पार्थिव पटेल अगर हम यहाँ पे बात करें तो बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। उन्होंने भारत हेतु मतलब भारत के लिए 25 टेस्ट खेले हैं और 38 ODI खेले हैं, और दो केवल क्या खेले हैं? T20 मैच यहाँ पे खेले हैं। सभी साथियों को पूरी बात यहाँ पे समझ में आ गई होगी। इसके साथ साथ में अगर इसके और फैक्ट की बात करते हैं, इन्होंने स्वदेशी क्रिकेट में गुजरात हेतु 194 प्रथम श्रेणी में मैच खेले हैं। तो ये भी आप लोगों को याद रखना, स्वदेशी क्रिकेट के माध्यम से इन्होंने कितने खेले हैं? 194 प्रथम श्रेणी के यहाँ पे मैच खेले हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जरा
और इसके फैक्ट क्या हो जाएंगे, उन्होंने 2002 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला में 17 वर्ष की आयु में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था। ये भी साथ में आप लोगों को याद रखना कि इनकी अगर शुरुआत हुई थी तो शुरुआत कब से की थी, तो आंसर क्या हो जाएगा 2002 में इंग्लैंड के खिलाफ जो टेस्ट हुआ था 17 वर्ष की उम्र में इन्होंने क्या किया था, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इन्होंने स्टार्ट किया था। तो अगर ये देखा जाए तो करीब करीब अगर इंडिया टीम में ये सदस्य रहे हैं तो करीब 17 वर्ष की उम्र में इन्होंने किया था और 35 वर्ष के में इन्होंने क्या कर दिया, संन्यास ले लिया। तो करीब ये मान के चलिए कि इनका जो जर्नी रही है वो 17 साल की जर्नी इंडिया टीम के साथ में रही है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आगे समझेंगे। वह अंतिम बार 2018 में जोहान्सबर्ग में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच में यहाँ पे खेले थे। तो ये भी क्वेश्चन आपका प्रथम क्या हो जाएगा, प्रथम इंग्लैंड के खिलाफ खेला था और जो अंतिम खेला वो दक्षिण अफ्रीका में 2018 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में इन्होंने अंतिम मैच अपना ये टेस्ट खेला था और टेस्ट से शुरुआत की थी। टेस्ट से इन्होंने क्या किया है, टेस्ट से इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो सभी साथियों को समझ में आ गया होगा और ये भी आप लोगों को साथ में याद रखना, इसके मुख्य फैक्ट हो जाते हैं कि इन्होंने कितने मैच खेले हैं, कितने ओडीआई खेले हैं, कितने क्या क्या चीज़ें इन्होंने खेली हुई, ये भी चीज़ आप लोगों को साथ में याद रखनी है। और ये फोटो में जो दिख रहे हैं ये है आपके कौन, पार्थिव पटेल। ठीक है, आगे बढ़ते हुए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की देखो बात हो रही है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर को ये मनाया जाता है। तो अब यहाँ से समझ लेते हैं आपसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैंने क्या बताया कि जितने भी दिवस होते हैं ये सभी आपको मंथली बाई मंथली याद होने चाहिए। कहने का तात्पर्य क्या, अंतर्राष्ट्रीय जो पर्वत दिवस है वो कब मनाया जाता है, 11 दिसंबर को ये मनाया जाता है। सभी साथियों को समझ में आ गया कब मनाया जाता है, 11 दिसंबर को ये मनाया जाता है। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करते हैं कि आखिर इसका उद्देश्य क्या है, क्या क्या इसकी थीम होनी चाहिए, क्या क्या और इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं। यह समृद्ध जैव विविधता जश्न मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित किया जाता है, जो पर्वतों को होने वाले खतरों को भी संबोधित करता है। भाई अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस के बारे में मनाया जाता है। कोई भी दिवस जब मनाया जाता है तो उसकी जो बेनिफिट होते हैं, उसके जो फायदे होते हैं, क्या क्या उससे नुकसान हो सकते हैं और क्या क्या उसके बारे में उसका संरक्षण कैसे किया जा सकता है, इन सभी बातों पर चर्चा होती है जब उसका दिवस मनाया जाता है। चाहे किसी का दिवस आप मनाते हैं, जैसे आप इसी तरीके से क्या हो जाएगा आप लोगों को याद रखना है। अब देखो यहाँ पे बात किसकी हो रही थी, तो अब मैंने क्या बताया था, यहाँ भी ये भी आपका जो पॉइंट है ये भी आप लोगों को याद रखना है और इसमें आपको सर्कल बना लेना है जिससे कि आप लोगों को याद रहे। तो अगर इस वर्ष की हम थीम की बात करें, माउंटेन बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे क्या है, इस वर्ष की थीम है माउंटेन बायोडाइवर्सिटी। इस साल की क्या है, थीम है। जो अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस की 2020 की क्या है, थीम है। तो आपसे ऐसे पूछा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस की जो 2020 की जो थीम है उसका नाम क्या है इनमें से, तो क्या हो जाएगा, माउंटेन बायोडाइवर्सिटी। इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो सभी साथियों को आई थिंक पूरी बात समझ में आ रही होगी। इसके साथ साथ में अगर हम और बात करते हैं, पर्वत पृथ्वी का सतह पर लगभग 27% भाग को घेरते हैं। अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि जो पर्वत होते हैं वो पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग को घेरते हैं, कितने प्रतिशत भाग पे आपके पर्वत हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 27% भाग पे यहाँ पे पर्वत हैं। ठीक है, समझ में आ गया, जो भी पृथ्वी है। इसके साथ साथ में अगर और फैक्ट की बात करते हैं, सभी प्रमुख जैव विविधता क्षेत्रों में 30% पहाड़ों में है यहाँ पे। तो जैव विविधता की अगर बात करें तो कितने प्रतिशत में, 30% पहाड़ों में यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, तो बोलो सभी साथियों को पूरी बात यहाँ पे कॉन्सेप्ट के साथ में पूरा कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ रहा है तो आप लोगों को बिना कहे लाइक शेयर कमेंट करना और कई सारे साथियों को आपको लाइक जोड़ना भी है, लाइव क्लास में जोड़ना है, जिससे कि वो भी अपना बेनिफिट यहाँ से उठा सके। ठीक है, हाँ, इसके साथ साथ में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन कौन सा है। अब देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बात हो रही है, जरा समझेंगे यहाँ पे ध्यान से। अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा है, ध्यान समझेंगे। यहाँ पे बात हो रही है कि कमला देवी चट्टोपाध्याय बुक प्राइज 2020 यहाँ पे क्या कर दिया गया है, जारी कर दिया गया। किसको पुरस्कार को यहाँ पे दिया गया है उसको भी जरा साथ साथ में समझेंगे। तो आपसे किस तरीके क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या क्या आपका यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं उनको समझेंगे। देखो यहाँ पे बात हो रही है न्यू इंडिया फाउंडेशन की, NIF की कमला देवी चट्टोपाध्याय बुक प्राइज 2 लोगों को यहाँ पे संयुक्त रूप से दिया गया। कितने लोगों को दिया गया है, 2 लोगों को संयुक्त रूप से यहाँ पे दिया गया, ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगर इसकी और फैक्ट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अमित आहूजा जो हैं, अमित आहूजा की जो पुस्तक है, उनकी जो पुस्तक है उसका नाम क्या है, मोबिलाइजिंग द मर्जिनाइजिंग एथनिक पार्टीज फॉर द एथनिक मूवमेंट्स के लिए सम्मानित किया गया है। थोड़ा सा यहाँ पे जो बुक का नाम है बहुत लेंदी है, तो आप लोगों को क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेके या तो आप अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया सभी साथियों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जरा। इसके साथ साथ में एक लोगों को और दिया गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, राज्यसभा सांसद यहाँ पे जयराम रमेश जो हैं उनको
आ चेकर्ड विलियम्स द मोनोलाइक्स ऑफ द वीके कृष्णा मेनन के लिए सम्मानित किया गया। तो ये दो लोगों को क्या किया गया है, अभी कमला देवी चट्टोपाध्याय बुक प्राइज यहाँ पे दिया गया है। इसके साथ साथ में अगर और बात करते हैं 2020 के विजेता जो हैं उनको क्या किया जाएगा, 15 लाख रुपए की यहाँ पे राशि दी जाएगी और इसके साथ साथ में पुरस्कार राशि साझा करेंगे। यहाँ पे समझ में आ गया। तो विजेता को, जो विजेता है 15 लाख रुपए दिया जाएगा। अब यहाँ पे दो लोग विजेता हुए तो दोनों लोग क्या करेंगे, आधा आधा प्राइज को क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया सभी साथियों को। मतलब 7.5 लाख रुपए एक लोग लेंगे और 7.5 लाख रुपए एक लोग लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो कमला देवी चट्टोपाध्याय जो बुक प्राइज है वो अभी हाल ही में किसके किससे जीत लिया। तो एक तो आंसर क्या हो जाएगा, अमित आहूजा हो जाएंगे, दूसरे क्या हो जाएंगे, जयराम रमेश हो जाएंगे। ठीक है, आ गया समझ में। सभी साथियों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ये देखो आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ रहा होगा क्या लिखा है, ज्वाइन विनर्स ऑफ द कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज। यहाँ पे 2020 की यहाँ पे बात हो रही है। तो ये जो आपके हैं ये अमित आहूजा हैं और यहाँ पे इनकी जो बात हो रही है कौन है, जयराम रमेश हैं। ठीक है, समझ में आ गया। और जयराम रमेश की अगर और बात करते हैं तो ये राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं या हैं अभी प्रेजेंट टाइम पे। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हुए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात हो रही है तो आगे आपको क्या क्वेश्चन बन जाएंगे। यहाँ पे आगे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शहरी शासन सूचकांक 2020 उड़ीसा शीर्ष पर यहाँ पे है। तो क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा समझ लेते हैं जरा। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में शहरी शासन सूचकांक 2020 जो जारी किया गया है इसमें सबसे टॉप नंबर पे या सबसे शीर्ष नंबर पे किसने अपना नाम दर्ज करवाया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। मैंने सभी साथियों को पूरी बात डिटेल्स में यहाँ पे कराने का मैं कोशिश करता हूँ ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन इस सेशन में ना छूटे। ठीक है, समझ में आ गया। तो शहरी शासन सूचकांक 2020 है, इसको अभी हाल ही में कौन सबसे टॉप नंबर पर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जरा इसके मुख्य फैक्ट को भी साथ में समझ लेते हैं। उड़ीसा ने शहरी प्रशासन मंत्रालय जो है 2020 के लिए सभी भारतीय राज्यों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है और नागालैंड सबसे निचले स्थान पर रहा। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है कि अगर सबसे लोएस्ट की बात करें, सबसे लोएस्ट की बात करें तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, लोएस्ट में आपका हो जाएगा नागालैंड। तो ये भी है साथ में आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, समझ में आ गया। कभी कभार क्या होता है कि वो आपका हाई लेवल ना पूछ के आपका लो लेवल पूछ लेता है, तो ये भी साथ में याद रखना है। तो अगर आपसे पूछा जाए शहरी शासन सूचकांक है उसमें टॉप नंबर पे कौन है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, उड़ीसा आ जाएगा। अगर यहीं पे पूछ ले कि सबसे निचले स्तर पे कौन रहा है तो आंसर क्या आएगा, नागालैंड इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे इसकी और फैक्ट की बात करते हैं, महाराष्ट्र हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, केरल हो गया, MP हो गया, उड़ीसा के बाद शीर्ष 5 जगह यहाँ पे बना ली हैं। तो यहाँ पे शीर्ष 5 में अगर हम बात करें तो कौन हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, महाराष्ट्र है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ है, केरल है, मध्य प्रदेश है और उड़ीसा सबसे टॉप नंबर पे। ठीक है, तो अगर हम टॉप 5 की बात करें तो ये भी आप लोगों को साथ में याद रखना कौन कौन से हो जाएंगे, महाराष्ट्र हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, केरल हो जाएगा और MP हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ में अगर हम सबसे निचले स्तर की बात करें तो झारखंड हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड यहाँ पे सबसे कम स्कोर यहाँ पे किया हुआ। तो ये भी साथ में जो दोनों फैक्ट आप लोगों को साथ में याद रखना, इसमें स्टार बना के आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है। ठीक, समझ में आ गया सभी साथियों को। इसके साथ साथ में अगर हम और बात करते हैं, दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी NCT 13वें स्थान पर रही है। तो ये भी आप लोगों को क्या करना है, आपको याद रखना है। ठीक है, 13वें स्थान की बात हो रही तो 13वें स्थान पर कौन रहा है, NCT यहाँ पे रहा हुआ है। ठीक, तो पूरी बात यहाँ पे आप सभी साथियों को समझ में आ गई होगी कि अगर आपसे ये भी पूछ लेता है कि शहरी शासन सूचकांक में सबसे टॉप नंबर पे कौन है तो आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा आ जाएगा। और सबसे निचले स्तर की बात करें तो कौन हो जाएगा, नागालैंड हो जाएगा। अगर आपसे ये भी पूछ लेते हैं कि टॉप 5 की जगह बनाने वाले कौन है तो महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र के बाद छत्तीसगढ़, केरल, MP हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और अगर ये भी पूछे कि आपका नागालैंड जो है उस निचले स्तर से कौन कौन है तो झारखंड हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर यहाँ पे आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया सभी साथियों को। शहरी शासन सूचकांक है ये अभी 2020 का जारी कर दिया गया है। इसमें टॉप नंबर पे कौन रहा है तो टॉप नंबर पे आपका कौन रहा, उड़ीसा यहाँ पे रहा है। समझ में आ गया सभी साथियों को। ठीक है, इसके साथ साथ में अगर हम उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा के अगर हम CM की बात करते हैं तो उड़ीसा के CM कौन है, नवीन पटनायक हैं। ठीक है, समझ में आ गया सभी साथियों को। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है कि फिक्की अवार्ड्स में बजरंग पुनिया को सर्वोच्च सम्मान यहाँ पे मिल गया है। समझ में आ गया। आप जरा समझते हैं इसको, फैक्ट को। आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, फिक्की अवार्ड जो होता है इसमें सबसे सर्वोच्च सम्मान किसको दिया गया है। फिक्की का
अभी हाल ही में सर्वोच्च सम्मान किसको दिया गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? बजरंग पुनिया यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया सभी साथियों को। अब जरा इसके साथ साथ में और इसको भी और डिटेल्स में समझ लेते हैं यहाँ पे। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बजरंग जो पुनिया ये आखिर कौन है, किससे रिलेटेड है, तो ये है एक तरीके के रेसलर हैं। यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है। बजरंग पुनिया हुआ है और शूटर इवानिल वलारिविन ने फिक्की 230 सम्मान यहाँ पे शामिल कर लिया है। कहने का मतलब क्या है, ये जो फोटो में आपको दिख रहे हैं ये कौन है? बजरंग पुनिया है। और ये सेकंड नंबर पे जो दिख रही है ये कौन है? ये आपकी हैं कौन? शूटर हैं ये इलावेलिन वलारिविन, यहाँ पे इनका नाम हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों लोगों ने फिक्की अवार्ड द्वारा बजरंग पुनिया का सर्वोच्च सम्मान यहाँ पे जीत लिया है। अगर हम और बात करते हैं 2019 और 20 के लिए यहाँ पे सीजन में शानदार प्रदर्शन करने वाले दोनों एथलीटों में अपनी श्रेणियों में स्पोर्ट ऑफ द पर्सन ईयर का पुरस्कार भी जीता है। तो ये भी आपको याद रखना, स्पोर्ट ऑफ द पर्सन अगर पूछ ले तब भी आप लोगों को आंसर क्या आना चाहिए? यही दोनों आने चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। अगर यहाँ पे और बात करते हैं क्रिकेट के दिग्गज अनिल कुंबले को उनके उद्यम तैनविक स्पोर्ट के लिए सर्वश्रेष्ठ कंपनी प्रचारक खेल निजी क्षेत्र के लिए यहाँ पे स्पोर्ट को चुना गया। तो ये भी साथ में आप लोगों को याद रखना है। तो आप लोगों ने अगर ऊपर वाला ध्यान से पढ़ लिया तो ये आपका जो नीचे पॉइंट दिया गया ये भी आप लोगों को ध्यान से पढ़ना। क्यों याद रखना है? क्योंकि इससे क्या होगा कि जो भी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन आपको किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ लेगा कि फिक्की अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ कंपनी प्रचारक खेल का जो पुरस्कार है वो किसको मिलेगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? अनिल कुंबले यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया सभी साथियों को। ठीक है, तो यहाँ पे दो लोगों को फिक्की अवार्ड में यहाँ पे स्थान मिला। एक पहला क्या हो जाएंगे? बजरंग पुनिया हो जाएंगे और दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा आपका हो जाएगा इलावेनिल वलारिन यहाँ पे नाम हो जाएगा। तो आप सभी साथियों को इसको नोट डाउन भी कर लेना है और जिन साथियों को अगर स्क्रीनशॉट ले तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। ठीक है, सभी साथियों को पूरी बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। ठीक, समझ में आ गया पूरी बात। अच्छा, इसके साथ साथ में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और शेयर तो आप लोगों को करना ही है। ठीक, समझ में आ गया। तो अब जरा यहाँ भी समझ लेते हैं। यहाँ पे बात हो रही है कि नितिन गडकरी ने किया कोई लवर पुल का उद्घाटन। यहाँ पे तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में कोई लवर जो पुल है उसका उद्घाटन अभी किसने किया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? नितिन गडकरी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। और जैसा कि आप लोगों को पता है यहाँ पे बात नितिन गडकरी की हो रही है। तो नितिन गडकरी कौन है? केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री की यहाँ पे कौन है? नितिन गडकरी हैं यहाँ पर। ठीक है, इन्होंने क्या किया है कि 10 दिसंबर 2020 को बिहार में सोन नदी पर 3 लेन 1.5 किलोमीटर कोलाइबर पुल का यहाँ पे उद्घाटन किया है। तो एक तो क्वेश्चन आपको ऐसे भी याद रखना है कि कोई लवर पुल है ये कहाँ पे स्थित है? तो आंसर क्या आ जाएगा? बिहार में सोन नदी पर ये बना हुआ है। ठीक, समझ में आ गया सभी साथियों को। मैंने क्या बताया? कोई लवर जो पुल है ये कहाँ पे स्थित है? तो आंसर क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। बिहार के कहाँ पे? सोन नदी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। तो अगर आपसे पूछे कितने किलोमीटर का है तो 1.5 किलोमीटर का ये बना है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि ये 1.5 किलोमीटर का बना हुआ है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन आपसे किसी भी तरीके से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आप डिटेल में पढ़िएगा और डिटेल में करने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, अगर आपने इतना पढ़ लिया कि कोलाइबर पुल का अभी हाल ही में उद्घाटन किसने किया? नितिन गडकरी ने किया है, तो हो सकता है ये क्वेश्चन ना आए। लेकिन अगर आपने डिटेल से पढ़ा तो कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप कर ले जाओगे या उसको आप फंसा ले जाओगे। ठीक है, समझ में आ गया। अगर यहाँ पे लागत की बात करें तो यहाँ पे 266 करोड़ रुपए की यहाँ पे राशि यहाँ पे लग गई है। समझ में आ गया। ठीक, अगर इसके और बात करते हैं, रेल और सड़क यातायात दोनों के लिए मौजूदा 2 लेन पुल का यहाँ पे 138 वर्ष पुराना है। तो ये अगर हम बात करें तो ये कितने वर्ष पुराना था? 138 वर्ष ये पुराना इसको पहले बनाया गया था, लेकिन इसको फिर मॉडिफाई करके तोड़ फोड़ के इसको करके बनाया गया है। इसके स्थान पर 6 लेन का पुल बनाया जा रहा है, जिसमें 3 लेन का एक मार्ग जनता के लिए खोल दिया जाएगा। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। और ये जो फोटो में आपको दिख रहे हैं ये कौन है? नितिन गडकरी हैं, जो केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री यहाँ पे हैं। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन आपको किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। तो आपसे अगर पूछ ले कि कोई लवर जो पुल है ये कहाँ पे स्थित, तो आंसर क्या हो जाएगा? बिहार के सोन नदी पे ये बना हुआ। ठीक है, सभी साथियों को समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है, गोमेज फुटबॉल खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला पे बन गई। अब देखो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। मैंने क्या बताया, जो भी आपकी आगामी एग्जाम होने वाले हैं, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, चाहे आप SSC का एग्जाम हो, चाहे आप जिस किसी भी के आगे एग्जाम आपके 5 से 6 महीने के अंतराल में होने वाले हैं, तो ये सेशन आप लोगों को समझ में आएगा जब आप एग्जाम में जाएंगे और जब आपका एग्जाम में बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा।
तब आपको लगेगा कि जो आपने मेहनत की वो सच में सफल हुई यहाँ पे। तो आपका क्वेश्चन आपको किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा मैं वो भी आप लोगों को बताता हूँ, और इसके साथ साथ में क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, कैसे कैसे आप लोगों को क्वेश्चन को तैयार करना है। और आप जो अपना टास्क बनाते हैं उसको थोड़ा सा टास्क को ऐसा कीजिए कि थोड़े से टुकड़ों में अपने बांट के, तो आपको ऐसे भी याद हो सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में फुटबॉल खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन है। यहाँ पे समझ में आ गया। तो फुटबॉल खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला जो कौन है उनका नाम क्या है, गोमेज इनका नाम है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब देखो ये जो आपको फोटो में दिख रही हैं ये कौन है, गोमेज। ये पहली फुटबॉल खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला यहाँ पे हैं। तो ये भी सभी साथियों को क्वेश्चन याद रखना है। ठीक, समझ में आ गया सभी साथियों को। अब जरा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो बात हो रही, हो सकता है कि थोड़ा सा सेशन आज बड़ा हो जाए। क्यों? क्योंकि आपके क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि मैं वही क्वेश्चन लाता हूँ जो बहुत जरूरी होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, जहाँ से क्वेश्चन आपके बनने ही बनने। तो यहाँ पे बात हो रही है विलासेन कार्लोस स्ट्राइकर मारा गोमेज ने 8 दिसंबर 2020 को अर्जेंटीना में फुटबॉल खेलने वाली पहली महिला ट्रांसजेंडर यहाँ पे बन गई हैं। समझ में आ गया। तो फुटबॉल खेलने वाली पहली महिला ट्रांसजेंडर कौन हो जाएंगी, गोमेज। इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। सभी साथियों को पूरी बात यहाँ पे समझ में आ गई होगी। इसके साथ साथ में अगर हम और इसकी बात करते हैं तो अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा यहाँ पे गोमेज को प्रतियोगिता में खेलने के लिए मंजूरी दे दी गई है, जिसे विलासेन के कार्लोस ने लानूस के खिलाफ यहाँ पे 7-1 से जीता है। तो अगर इसके जीतने की बात हो जाए तो क्या हो जाएगा, 7-1 से इन्होंने जीत लिया है। तो यहाँ पे गोमेज लॉस माल्विस के लिए प्लेलेट्स फुटबॉल लीग में खेल रही थी। इससे पहले FA संतुष्ट हो चुका था। उसके खून में टेस्टोस्टेरोन यहाँ पर स्वीकार कर लिया है, टेस्टोस्टेरोन का स्तर यहाँ पे स्वीकार कर लिया गया था। तो सभी साथियों को समझ में आ गया। क्वेश्चन का यहाँ पे मुख्य फैक्ट क्या हो जाएगा, आपको क्या याद रखना है कि आपको याद रखना है कि फुटबॉल खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन बन गई है। तो आंसर क्या हो जाएगा, गोमेज आपका आंसर हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया कि जो आपके फर्स्ट टाइम पे जो भी काम होते हैं, जो भी क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, जैसा कि मैंने कल आप लोगों को बताया था कि जो आपका कोविड-19 की जो वैक्सीन है ब्रिटेन में उसकी खोज की गई है, तो उसको भारतीय मूल के कौन है जिनको अभी उनको वो टीका लगाया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, हरीश शुक्ला वहाँ पे आंसर हो जाएगा। कल मैंने इसका डिस्कस किया था और ब्रिटेन की भी मैंने आपसे पूछा था, ब्रिटेन भी आप लोगों को साथ में बताना है। ठीक, समझ में आ गया सभी साथियों को। तो पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ सभी साथियों को समझ में आ गया होगा। इसके साथ साथ में आप लोग, मैं एक और बात बता देता हूँ कि जो भी साथी इस चैनल पर बिल्कुल ही नए हैं वो चैनल को सबसे पहले नंबर पे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ में बेल आइकन को यहाँ पे जरूर प्रेस कर लेंगे, जिससे कि आप लोगों को डेली की डेली अपडेट यहाँ से मिलती रहे। डेली की डेली जैसे ही वीडियो कोई अपलोड होता है वैसे ही आप लोगों को वहाँ पे क्या हो कि नोटिफिकेशन यहाँ पे प्राप्त हो जाए साथ में। ठीक है, समझ में आ गया। तो और सभी साथियों को करना क्या है, सबसे ज़्यादा लाइक करना है। लाइक के बाद में आप लोगों को शेयर भी करना साथ में। जो भी सेशन आप लोगों को अगर समझ में आता है तो आप बिना कहे उसको शेयर कर दीजिए कि, और कमेंट के माध्यम से अपनी बात को आप बता सकते हैं कि क्या मैं आप लोगों के लिए कुछ थोड़ी सी मेहनत कर पा रहा हूं या आप लोगों को कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से अपनी बात को रख सकते हैं कि हाँ कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, क्या क्या और इम्प्रूव इसमें किया जा सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। देखो वन लाइनर वाला आपने अगर MCQ खेलना स्टार्ट कर दिया तो उतना ही आपको याद रहेगा। उसके जो क्वेश्चंस की डिटेल है वो भी आपको पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि क्वेश्चंस की डिटेल से ही स्टैटिक जीके भी आपकी तैयार होती और उसके क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी और पॉइंट रहते हैं वो भी साथ में तैयार हो जाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ में आप हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जहाँ भी आपकी डेली की डेली अपडेट है वो आपको प्रोवाइड कराई जाती है। और मैं डेली आप लोगों को बताता हूँ, लेकिन मैंने ये देखा है कि कोई भी साथी ना तो टेलीग्राम ज्वाइन कर रहा है ना तो फेसबुक ज्वाइन कर रहा है। ये आप लोगों को कहीं ना कहीं आज समझ में नहीं आ रहा, आप कुछ दिन बाद समझ में आएगा जब आप एग्जाम देके आएंगे, और जब आपको एग्जाम यही क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिलेंगे तब आपको लगे काश मैंने क्लास देख ली होती तो आज कुछ और ही दिन होते। ठीक है, समझ में आ गया। तो काश वर्ड आप लोग ना आने दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो साथी हैं आप सर्च करेंगे पाठशाला विद गौरव पे, तो आपको क्या है वहाँ पे फेसबुक पे, चाहे इंस्टाग्राम पे, चाहे ट्विटर पे आप लोगों को देखने को नज़र मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी साथियों को। यहाँ तक पूरी बात यहाँ तक सभी साथियों को समझ में आ गई होगी। अगर सभी साथियों को समझ में आती है तो आप लोगों को लाइक शेयर कमेंट करके अपनी बात को बताना है कि हाँ कुछ थोड़ा सा आपको इम्प्रूव हो रहा है। ठीक है, सभी साथियों को समझ में आ गया। तो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।